सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 20। प्यारे छात्रों, जो ये सवाल है मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, यदि आप थोड़ा सा भी गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बाकायदा समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही एकाग्र होकर आप इस वीडियो को सुनें, देखें और समझें। तो सवाल पहले देखते हैं। क्या आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में सोच सकते हैं जिस पर भारत में कीमत की उच्चतम निर्धारित कीमत लागू है? निर्धारित उच्चतम कीमत सीमा के क्या परिणाम हो सकते हैं? इसमें दो सवाल पूछा गया है। एक तो उच्चतम निर्धारित कीमत अगर ऐसा भारत में लागू है उसका उत्तर देना है, और दूसरा पूछ रहा है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो दो इसमें तरह का जो दो सवाल हो गया एक प्रकार से। तो दोनों का हम देखिए आंसर इसमें देखते हैं। आपने सुना होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू जो देश के अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग हैं उनको एक उचित कीमत पर, उचित रेट पर सरकार जो राशन है या जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उपलब्ध कराती है। तो ये जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है और उसी से संबंधित ये सवाल है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको जो है देखिए। इसका उत्तर अब देखते हैं हम। उच्चतम निर्धारित कीमत वह कीमत है जिस पर उत्पादक या फर्म अपनी वस्तु बेच सकता है। देखिए उच्चतम निर्धारित मतलब हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत निर्धारित होती है उसी रेट पर कोई फर्म, कोई उत्पादक या कोई कंपनी जो उस सामान को बेच सकती है। अच्छा, यह जीवन रक्षक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, औषधि तथा अन्य अति अनिवार्य वस्तुएं आदि के अभाव की स्थिति में निर्धारित की जाती है। आप ये देखिए जो उच्चतम निर्धारित कीमत होती है ये कब जो है किस स्थिति में, यानी कब इसको निर्धारित किया जाता है। तो इसमें जो मेन चीज़ दिया हुआ है ये कह रहा है कि यह जीवन रक्षक वस्तु है। जीवन रक्षक मतलब अत्यंत ही अनिवार्य जो जरूरी चीज़ें हैं, अत्यंत अनिवार्य जो जरूरी चीज़ें क्या है, हमारी भोजन है और जो औषधि है, दवाएं हैं, ये हमारी सबसे जीवन रक्षक वस्तुएं हैं। मतलब बहुत ही जो है मूल हमारी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना हम नहीं हमारा जीवन यापन हो सकता है। तो ये कह रहा है कि यह जीवन रक्षक वस्तुएं जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, औषधि तथा अन्य अति अनिवार्य वस्तुएं, बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं आदि के अभाव की स्थिति में, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर उनकी कमी हो जाती है, अगर इनका उत्पादन नहीं हो पाता है या भारी कमी हो जाती है किसी कारणों से, तो ऐसी दशा में यह जो उच्चतम जो है निर्धारित कीमत होती है, ऐसी दशा में ही ये उच्चतम निर्धारित जो कीमत है लागू होती है। ऐसी स्थिति में इसको लागू किया जाता है। अगर ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर उसकी भारी कमी हो जाती है, प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन कम होता है, तो जो है जो हमारे देश के निर्धन लोग हैं अपने इन अनिवार्य वस्तुओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए ही क्या होता है, ये जो उच्चतम निर्धारित कीमत है ये सरकार के द्वारा लागू की जाती है। तो ये इसमें बता रहा है निर्धारित कीमतों से बाजार संतुलन कीमत सदैव अधिक होती है। ये पॉइंट इसमें मेन दिया हुआ है। निर्धारित कीमत यानी जो निर्धारित कीमत होती है वो बाजार संतुलन कीमत में आपने पढ़ा है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं वही बाजार संतुलन होता है, बाजार संतुलन कीमत होती है। ये बाजार संतुलन होता है। तो बाजार संतुलन जो होता है उसी पे हम क्या करते हैं, हमने अपनी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। लेकिन यह कह रहा है कि जो बाजार संतुलन है कीमत होती है वो सदैव उच्चतम निर्धारित कीमत से ज़्यादा होती है। जो उच्चतम निर्धारित कीमत होती है उससे बाजार संतुलन कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। ये बात आप ध्यान रखना है। जब समाज का निर्धन वर्ग इस संतुलन पर अनिवार्य वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाता है
तब सरकार उच्चतम कीमत निर्धारित करके स्वयं इन वस्तुओं की पूर्ति करती है। यानी जो हमारे देश का निर्धन वर्ग है, अगर बाजार संतुलन कीमत पर वस्तुएं नहीं खरीद पाता है, तो ऐसी दशा में अत्यंत निर्धनता की स्थिति में सरकार क्या करती है, इनकी आवश्यकता की जरूरी जो चीज़ें उनको पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, उच्चतम सीमा जो है उच्चतम निर्धारित कीमत लागू करती है। ये मेन चीज़ है। तो आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। चित्र 5.17 में ई बिंदु पर संतुलन कीमत ओपी है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ओ एक्स पर मात्रा दिया हुआ है और ओ वाई जो रेखा उस पर कीमत दिया हुआ है। इसमें डिमांड रेखा और सप्लाई रेखा यानी मांग रेखा और पूर्ति रेखा दर्शाया हुआ है। जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों रेखा काट रही हैं वो यू बिंदु है। तो ये बिंदु क्या है, संतुलन कीमत है। बाजार में हमेशा यही संतुलन कीमत होता है। तो ये कह रहा है कि ई बिंदु पर संतुलन कीमत ओपी है, ठीक है, का निर्धारण होता है। ई बिंदु पर जो है संतुलन कीमत ओपी निर्धारित होता है। अच्छा, यह कीमत बाजार में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में मांग और पूर्ति की जो सापेक्षिक शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा ही यह बाजार संतुलन कीमत निर्धारित होता है। जब समाज के निर्धन जनता इस कीमत पर वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, वो नहीं खरीद पाते हैं, तो सरकार उच्चतम निर्धारित कीमत क्या करती है, OP1 पर लोगों को निर्धारित मात्रा में वस्तुओं की पूर्ति करती है। यानी जो बाजार संतुलन कीमत है, तो उस कीमत पर अगर देश के निर्धन लोग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तो सरकार क्या करती है, सरकार उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उच्चतम निर्धारित कीमत लागू करती है। और उच्चतम निर्धारित कीमत जो इसमें डायग्राम दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें जो संतुलन कीमत हमारी OP है, लेकिन जो है निर्धनता के कारण क्या करती है सरकार, जो उच्चतम निर्धारित कीमत लागू कर रही है OP से OP1 कर दिया। यानी इसका मूल्य क्या हो गया, इन्होंने कम कर दिया, ताकि निर्धन जो लोग हैं जिनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही है, वे आसानी से उनको जो है कम रेट पर जो है सुविधाएं या उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। तो OP संतुलन जो कीमत थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, इसे OP1 कर दिया। यानी इसका मूल्य जो है कम कर दिया, यानी एकदम फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया। और निर्धारित करके सरकार स्वयं जो है इस रेट पर जो लोग निर्धन लोग हैं उनको उचित रेट पर जो ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराती है, मतलब स्वयं पूर्ति करती है। इसे राशनिंग व्यवस्था भी कहते हैं। राशनिंग आपने देखा होगा समाज में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे देखते होंगे कि जो 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 निर्धन लोग होते हैं उन्हें क्या करती है सरकार, राशन के द्वारा कम रेट पर जो है अनाज उपलब्ध कराती है, ताकि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। तो राशनिंग जो प्रणाली है, राशनिंग जो सिस्टम है, वो इसका उच्चतम निर्धारित कीमत का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे देश में। तो ये हो गया। अब डायग्राम मैंने आपको बता दिया। इसमें डायग्राम में OP हमारी संतुलन कीमत है पहले से, जो बाजार की मांग और पूर्ति शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है। और जो है इसमें पहला जो बाजार संतुलन कीमत है वो यू बिंदु पर है, संतुलन कीमत दिया हुआ है, लेकिन वो उच्चतम निर्धारित कीमत जब लागू हो जाती है तो वो मूल्य कम हो जाता है। और कम होने पर देखिए इसका क्या हो जाता है, रेट OP1 हो जाता है। उच्चतम निर्धारित कीमत यहाँ दर्शाया हुआ है, AB रेखा दिया हुआ है, जो OP1 पे AB रेखा दिया हुआ है, उच्चतम निर्धारित कीमत होगी। तो ये हो गया। अब इसका हम देखते हैं कि निर्धारित उच्चतम कीमत सीमा का परिणाम क्या है। जो निर्धारित कीमत होती है, सीमा होती है, उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम तो देखिए ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसका परिणाम तो ये हो गया कि निर्धन लोगों को आसानी से जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती है और सम न्याय पूर्ण वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। यानी सभी को जो है समान रूप से जो वितरण होता है, समान रूप से सरकार के द्वारा जो ये चीज़ें उपलब्ध की जाती है, तो समान रूप से सभी को आसानी से ये जो है प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया। पहला है अनुकूल परिणाम।
इन परिणाम में हमको दिया है, परिणाम हमारा अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो हमको दोनों देखना है। पहला अनुकूल परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है इसका। तो अनुकूल परिणाम में देखिए, अनिवार्य एवं जीवन रक्षक वस्तुओं की निर्धन को प्राप्ति हो जाती है। जो अनिवार्य या जीवन रक्षक चीज़ें होती हैं, इस सिस्टम से क्या होता है कि गरीब लोगों, जो निर्धन लोग हैं, उनको जो है जीवन रक्षक जो जरूरी चीज़ें होती हैं आसानी से प्राप्त हो जाती है। इससे वस्तुओं के सम न्यायपूर्ण वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। और दूसरा इसमें यह दिया है कि इससे जो वस्तुएं होती हैं सम न्यायपूर्ण, मतलब समान रूप से न्यायपूर्वक ढंग से जो है वितरण को प्रोत्साहन मिलता है, कि सभी को, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनको समानता के आधार पर जो है न्यायपूर्ण ढंग से आसानी से वितरित किया जा सके स्थिति के आधार पर। अब दूसरा इसमें देखिए हमारा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव जो हमारा रिजल्ट है, प्रतिकूल परिणाम इसका क्या होता है, मतलब इसका कुछ अच्छा परिणाम रिजल्ट आता है, तो कुछ इसके जो है इसमें कुछ बुराई भी आ जाती है, कुछ इसके दोष भी पैदा हो जाते हैं, तो वो भी हमको देखना है। तो प्रतिकूल परिणाम क्या हुआ, नेगेटिव रिजल्ट इसका क्या आता है, ध्यान से देखिए। जमाखोरी व कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण इसमें दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक तरफ तो इस राशनिंग सिस्टम से क्या होता है, उच्चतम जो है निर्धारित कीमत से क्या होता है, निर्धन लोगों को आसानी से सुविधा उपलब्ध हो जाती है, अनिवार्य चीज़ें मिल जाती है। लेकिन दूसरी इसमें जो है क्या, इसका दोष क्या है, दूसरी बुराई क्या पैदा हो जाती है इस सिस्टम से, जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। इससे जमाखोरी और कालाबाजारी का भी जन्म होता है। प्रभावी लोग भी बाजार मूल्य से कम मूल्य पर उन वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। देखिए, अब जो सरकार ने कम कीमत पर लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो इसका क्या नुकसान होता है कि जो समाज में देश के प्रभावी लोग हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, वे भी कम मूल्य पर सामान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जो केवल निर्धन के लिए लागू हुई है, वो मतलब प्रभावी लोग जो हैं, जो अमीर लोग हैं, वे लोग भी कम रेट पर जो है बाज़ार से इस चीज़ को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। बाज़ार में वस्तुओं में मिलावट होने लगती है, तो क्या हो जाता है, बाज़ार में वस्तुओं में मिलावट होने लगती है और घटिया किस्म की वस्तुएं बिकने लगती हैं। तो ये 2-3 इसमें बुराइयां भी हैं, अच्छाई हैं, लेकिन इसमें बुराइयां भी हैं। इससे जमाखोरी जो हो और कालाबाजारी का जन्म होता है, और जो प्रभावी लोग हैं वे भी कम मूल्य पर बाज़ार से वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, और वस्तुओं में मिलावट जो होती है, मिलावट प्रारंभ हो जाती है, और घटिया वस्तुओं भी जो है मार्केट में बिकने लगती हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से ये सवाल जो था, मैंने इसमें 2 जो बातें सवाल पूछा गया था उसको भली भांति आपको समझा दिया है। इस वीडियो को आप कई बार देखिए, और सवाल जो दिया हुआ है इसको पूरी तरह से आप अपनी कॉपी में क्रमवार से पहले से भी मैं कहता हूँ इसको नोट कीजिए, और जो है मैं समझता हूँ आप अगर कोशिश करेंगे तो ये इतना जटिल नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी इसके आगे का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू।